लियो चौपाल, देख लियो चौपाल, ये सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, यानी 26 जुलाई। अपना देश की आन बान शान के लिए अपना बहुत सारा सैनिक भाई शहीद हुआ है। आज के दिन कारगिल में अपनी विजय मनाई ही, इलिए आपा विजय दिवस मनावा हा। आपा नमन करा हा, शत शत श्रद्धांजलि देवा हा उन शहीदा ने जो मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन धन से तत्पर है, अपना घर परिवार छोड़कर सेना के साथ काम कर रहा है। और आज भी वर्तमान में जो ईमानदारी से, साहस से, मेहनत के साथ देश की सीमा पर लड़ रहे हैं, उन जवाना ने भी आपा सलाम करा हा। जय हिंद, जय भारत। और आज का चौपाल में आपा चर्चा करांगा वायरल हेपेटाइटिस से बचाव व उनका उन्मूलन का प्रयासा के ऊपर। इस पर चर्चा करवा के लिए पधारा है डॉक्टर श्रवण कुमार सौकरिया साहब, जो कि मेडिकल ऑफिसर है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम SMS अस्पताल में। डॉक्टर साहब था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। धन्यवाद। बी के साथ ही आपा चर्चा करांगा आपका पशुओं में पोषण को कितनो महत्व है। ई के लिए आपा आमंत्रित किया है डॉक्टर धर्मेंद्र छैरंग साहब ने, जो कि पशु पोषण विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब था को भी बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब पहले आपा चर्चा करांगा वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर। डॉक्टर साहब पहले आपसे बात करेंगे श्रवण कुमार जी। जब अपन हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं और सबने पता है कि बहुत ही घातक बीमारी है, तो आपसे जानना चाहा कि मतलब पहला सवाल आई करेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस है के और क्यों हुए हैं। वायरल हेपेटाइटिस एक हेपेटाइटिस वायरस की वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में, तो इस वजह से और ये बीमारी धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती है और इससे कैंसर हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं जिसको, और इस वजह से व्यक्ति की मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। इसमें ये 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस A और E है वो ज़्यादा घातक नहीं होता है, इससे मृत्यु बहुत कम है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जब हो जाता है तभी मृत्यु होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है, न के बराबर है। ये दूषित खान पान, दूषित पानी और गंदगी की चीज़ों से जल्दी फैलता है। मतलब अगर साफ सफाई यहाँ पर नहीं रखा तो हेपेटाइटिस A और E हो सके है, इसका मुख्य कारण ये है। जी डॉक्टर। उसके अलावा B, C और D ये बड़े घातक प्रवृत्ति के हैं, जिसमें C में कैंसर के बहुत जल्दी चांसेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी C कैंसर करता है लीवर का। जी। D और B। हेपेटाइटिस C है, B और D ये तीनों संक्रमण के द्वारा फैल जाते हैं, ब्लड के संक्रमण से। जैसे अपन कोई नीडल, एक ही नीडल काम में लें, एक व्यक्ति के लगाने के बाद दूसरे व्यक्ति के काम में लें तो एक दूसरे से वो रोग फैल जाता है। इसके अलावा संक्रमित सुई है और नीडल्स है, या कोई भी जैसे अपने कोई कटा हुआ कोई घाव लगा हुआ है, उसके हेपेटाइटिस वाले रोगी से अपन कुछ हाथ मिलाते हैं, उस घाव की जगह उसका ब्लड का संपर्क हो जाता है। जी जी। तो ये फैल जाता है। संक्रमित जो रक्त है भी अगर आपके संपर्क में आ जाए तो भी आपने हेपेटाइटिस हो चुके हैं। इसके अलावा ये सेक्सुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, फीमेल सेक्स वर्कर हैं, मेल सेक्स वर्कर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना रहती है। तो आप यूँ कह सकता हाँ कि असुरक्षित यौन संबंध अगर आप बनावांगा तो बी से भी आपने हेपेटाइटिस हो सके है। इसके अलावा ये ब्लड चढ़ाते हैं अपन, ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाते हैं जो टेस्टेड कम होते हैं, इनसे भी हो जाता है। जी, मतलब अगर जो आपने खून चढ़ने वालों है बी की अगर पूरी तरह से जांच नहीं हुई है और वह खून में यानी वह रक्त में अगर संक्रमण पाया जाए तो जिन्हें चढ़ाया जा रहा है बी ने भी संक्रमित होने का चांसेस बढ़ जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक जानकारी बताऊँ आपको
कि ये अपने देश में इतनी घातक रूप से फैल चुका है कि विश्व में तीसरे नंबर पर अपना स्थान है। जी। सब चाइना, पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया का स्थान है। तो ये बहुत ज़्यादा फैल चुका अपने देश में, इसके ऊपर अभी काम चालू हो गया है। जी, इलिए ही इसी आपा जो प्रोग्राम 28 जुलाई ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस मना रहे हैं, वी इलिए ही मना रहे हैं कि लोगों में के बारे में जानकारी आ जाए, लोग सचेत हो जाएं और इका जितना भी कारण है हेपेटाइटिस होबा का बी से आपा अपनो बचाव कर सका। डॉक्टर साहब, लक्षण के हैं आपा जान किया सका कि भाई आपने ई तरह को हेपेटाइटिस हो गयो है या हो सके है? हेपेटाइटिस के लक्षण मुख्यतः है जैसे उल्टियाँ है, उसके जी घबराना है, उसके बाद में उसको भूख बंद हो जाती है, उसमें मरीज के धीरे धीरे भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, थकान रहना है, कमजोरी रहना है, उसके बार बार शुरुआत के लक्षण हैं ये। जी। शुरुआती लक्षण इस तरीके से, कई हेपेटाइटिस ए में तो जुकाम वगैरह भी एक शुरुआती लक्षण इसमें माना जाता है। बाद में ये धीरे धीरे हेपेटाइटिस ए है, ये तो पीलिया में ए पीलिया में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी बदल जाता है, मतलब 1-2 सप्ताह में ही उसमें मरीज के पीलिया हो जाता है। तो पीलिया जिन मरीजों में होता है उनमें हेपेटाइटिस की जांच जरूर करानी चाहिए। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, सी, डी। इनमें भी भूख कम लगने लग जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, उल्टियाँ होती है, फिर ये धीरे धीरे बहुत सारे केसेज में ये एक बार कमज़ोर पड़ जाता है वायरस, उसके बाद ये काफ़ी टाइम बाद में वापस होने की संभावना रहती है इसमें। तो उसके बाद ये जो जैसे एसाइटिस बोलते हैं हम, पेट में पानी बढ़ना, पैरों में सूजन आ गई, जी जी, बार बार उसकी पीलिया हो रहा है, पीलिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, बुखार रहता है उसका, लो ग्रेड फीवर, तो इस तरीके की उसके प्रॉब्लम बार बार रहने लग जाती है जी। तो इस तरीके के इसके लक्षण हैं। और ज़्यादा संक्रमण फैल जाता है तो लक्षण इस प्रकार के हो जाते हैं कि उसके दिमागी हालत सही नहीं रहती, मरीज के बिल्कुल बहकावा कई बातें करने लग जाता है, मतलब उसके पूरे मानसिक मानसिक संतुलन खो देता है, उसको खुद को पता नहीं रहता क्या हो गया है, मतलब कंट्रोल की स्थिति से बाहर चला जाता है वो। जी जी, अपने आप पर ही आपा संयम नहीं बरतता, उसको बिल्कुल चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती, पेट से पानी निकलवाते हैं, दोबारा पानी भर जाता है। अच्छा, शरीर एकदम पूरा। जी हाँ, आपने बताया कि शुरुआती लक्षण जो हैं वो उल्टी दस्त भी हो सके हैं, हल्को बुखार भी हो सके, कमजोरी हो सके, और कई व्यक्ति ने जैसे भूख भी कम लगने लग जाए, तो ये तो आम लक्षण है कि भाई कोई सो भी बुखार में ऐसी तकलीफ हो सके। खास लक्षण आप क्या पहचाना? सिर्फ एक जांच आपने करानी पड़ा है, बी से ही आप पहचान सका हेपेटाइटिस है या नहीं? हाँ, जांच के द्वारा सही तरीके से पता चलता है कि हेपेटाइटिस है या नहीं। जी, तो जांच में ये है कि जो जिन पेशेंटों के पीलिया होता है उनको तो अपने को हेपेटाइटिस की जांच ज़रूर करानी चाहिए। उसके अलावा अपने जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनमें जैसे HIV पीड़ित हैं, सेक्स वर्कर हैं, और जो बार बार ये IV ड्रग यूजर्स हैं, जो सिरिंज बार बार इस्तेमाल है, इस तरीके की जो अपनी कम्युनिटी है उन सब की जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी से कम्युनिटी में फैल रहा है। दूसरा अपना जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस A हो रही है, ये दूषित खाने से इनसे फैलता है, तो इसकी भी खाने की भी अपने प्रॉपर ये टेस्टिंग वगैरह हो, इस तरह की कोई व्यवस्था हो कि अपन दूषित खाना जनता को नहीं मिले। तो इससे और आप कोशिश करा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने घर में बनेड़ो खानो आपने खाना चाहिए, हाथ धुलेड़ा हुआ, आप साफ सफाई के साथ भोजन पकाए तो आप हेपेटाइटिस से बच सका। और जिया की बात बताई है कि BCD इको उपचार नहीं है, लेकिन इका उपचार की तैयारी चल रही है। डॉक्टर साहब, आपने बता दियो कि ऐसा बहुत सारा व्यक्ति है जिनमें ज़्यादा होबा का चांसेस हैं, जैसे कोई यौन शोषण को काम कर रहे हो है, जो खून चढ़ावा को काम है, या कोई आपने गलत चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो है, सुई से भी हो सके है, रक्त संचरण से भी हो सके है, इसलिए आपने इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और इनसे सबसे ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। ये रोग को उपचार के है किया आप इनसे बच सका? उपचार और उपचार बताओ पहले। उपचार में ये है कि जैसे हेपेटाइटिस A और E जी, इनका वैसे कोई उपचार नहीं है, कोई उपचार नहीं है, इनका सपोर्टिव उपचार है, मतलब ये वायरस है, ये कुछ दिनों बाद में अपने आप खत्म हो जाए जी।
शरीर में ये वायरस कुछ दिनों बाद में बॉडी के द्वारा अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो मरीज़ को अपन उसको बिल्कुल जैसे उसको पानी की कमी हो गई तो उसको ड्रिप लगाई, इन्फेक्शन हो गया तो उसको कुछ एंटीबायोटिक दी गई, लेकिन एंटीबायोटिक का रोल वायरस पर नहीं है। वायरस तो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। 2 से 4 सप्ताह में, थोड़ा कई बार ज़्यादा भी टाइम लगता है, लेकिन वायरस अपने आप, ए और ई का वायरस अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक स्टेज में कभी नहीं पहुंचता। जी। दूसरा है बी, सी और डी, ये क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये एक बार जैसे बच्चे में संक्रमण हो गया तो उसके बाद में ये संक्रमण धीरे धीरे फैलता जाता है और ये क्रोनिक रूप ले लेता है। ये वायरस ख़त्म नहीं होता जब तक इसकी अपन उसको ट्रीट नहीं करते। नहीं करेंगे। तो हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट है, इसमें अपन पहले तो एक टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस एंटीजन का HbA जो टेस्ट होता है वो कराते हैं। इसके लिए अपने पास टेस्ट किट अभी भारत सरकार द्वारा आ रही है। वो टेस्ट किट के द्वारा अपन गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले स्क्रीन करेंगे, और ये जो कैदी हैं जेल में जो रहते हैं प्रिजनर्स, इनको करेंगे, और जो हाई रिस्क अपने ग्रुप हैं सेक्स वर्कर वगैरह, इनको स्टेप बाय स्टेप इनको स्क्रीन करेंगे जी। उसके बाद अपन जब पता चल गया भाई हेपेटाइटिस इसके पॉजिटिव आ गया बी, पॉजिटिव आने के बाद अपने कि इसका कि बॉडी में ये कितना वायरस है, इसकी बॉडी में कुछ वायरस हैं तो उसको ट्रीटमेंट की अभी ज़रूरत नहीं होती है, वो बॉडी उसको कंपनसेट करती है। और वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए अपने एक जांच कराते हैं HBV DNA जी। तो ये जांच अपने यहाँ SMS अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध है। तो उससे वायरल लोड का पता चल जाता है कि उसमें कितनी मात्रा में वायरस हैं, तो उसको कितना और कैसा ट्रीटमेंट देना है जी। इसका ट्रीटमेंट टिनोफोविर टेबलेट है, टिनोफोविर देते हैं अपन 300 mg की देते हैं, रोज़ एक गोली खानी होती है मरीज को, और उसको हर 3 महीने से टेस्ट कराना होता है उसके शरीर में कितनी क्या मात्रा है। मतलब आप जांच से पता कर सकें कि आपने हेपेटाइटिस है और बी के बाद बी को इलाज भी है, तो आप अस्पताल जाकर बी की सही तरीके से चिकित्सा ले सका। डॉक्टर साहब जी हाँ, आपने बीच में एक बात करी गर्भवती महिला की, तो कहीं गर्भवती महिला आपनो संक्रमण, अगर वो संक्रमित है तो अपना टावर ने भी दे सके हैं, कहीं बच्चों भी जो शिशु है होने वालों वो भी संक्रमित हो सके हैं? 90% चांसेस पूरे हैं संक्रमित होने के। गर्भवती जिसके पहले से हेपेटाइटिस है गर्भवती के, उसके बच्चे में जाने के बहुत पूरे चांसेस लगभग तो संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में जब प्रसव के बाद गर्भवती ने अपना शिशु ने दूध पिलावा की ज़रूरत पड़े तो क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि महिला ने दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए कि संक्रमण बढ़ सके है कहीं? देखो, दूध में प्रकृति ने ऐसा कुछ अपने को गिफ्ट दिया है कि दूध में इसकी मात्रा है वो कम होती है वायरस की जी, और दूध तो पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या वो कुपोषण से और अन्य बीमारी से मर जाता है जी। बच्चे के लिए दूध नहीं पिलाना ज़्यादा खतरनाक है। तो दूध तो उसको हर हालत में पिलाना ही पिलाना है, चाहे उसकी मदर इन्फेक्टेड है या नहीं है। एक चीज़ की उसमें सावधानी रखनी है कि यदि उसके ब्रेस्ट के जो निपल्स उस पर कोई क्रैक्स है वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा हुआ हो तो उसको 2-4 दिन अवॉइड करना चाहिए जब तक उसका वो घाव ठीक नहीं हुआ। जी कि आपने पहले बताया कि अगर रक्त से संक्रमण भी जा सके है इसलिए इमें टीको भी लगाया जावे, उनका बारे में भी एक बार जानकारी अपना के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी एक बार पहले बीच में हेपेटाइटिस सी के बारे में दे दूं जी। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट अपने अवेलेबल है, SMS अस्पताल में शुरू हो गया है और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, जो पहली बार शुरू हो रहा है। जी जी। तो इसका ट्रीटमेंट जैसे बी का मैंने बताया पूरी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, डी का भी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी है वो ऐसी बीमारी है इसका कंप्लीट अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और मात्र 3 महीने का ट्रीटमेंट है। यदि अपन टाइमली इसका पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो मरीज लगभग ठीक हो जाता है, लीवर कैंसर से और मौत से बच सके है। अब इसके वैक्सीनेशन के बारे में जैसे आपने पूछा तो मैं बताता हूँ। वैक्सीनेशन सिर्फ हेपेटाइटिस ए और बी का उपलब्ध है अपने पास, और बाकी किसी हेपेटाइटिस का वैक्सीन बना नहीं है आज तक। तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगता है और बी का वैक्सीन है वो उसकी 3 डोज होती है, 0, 1 और 6।
तो 0 डोज एट बर्थ लगाते हैं, जैसे अपन आजकल हर सभी अस्पतालों में 0 डोज लगाई जाती है बर्थ के समय, उसके बाद में 1 महीने पर और 6 महीने पर। जी। ऐसे ही एडल्ट में जिसके यदि नहीं लगाया है तो वो इसी शेड्यूल से वैक्सीनेशन लगवा सके हैं। इको मतलब आप यूँ कह सका, अगर आपने हेपेटाइटिस से बचना है तो आप बचाव ही रख लिया, क्योंकि उपचार पूरी तरह से संभव नहीं है, सिर्फ ए और ई को ही उपचार अपने पास है। इसलिए आपने ध्यान रखना है जो भी डॉक्टर साहब ने बताया हो कारण कि इन कारणों से आपने हेपेटाइटिस हो सके, इनसे आपने दूर रहना है और स्वच्छ जीवन और स्वस्थ भोजन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। डॉक्टर साहब अपने साथ पधारे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र छरंग साहब जी, जिनसे आप आज चर्चा करांगा पशुओं में पोषण को महत्व के ऊपर। तो छरंग साहब एक बार फिर से आपका स्वागत करा हाँ चौपाल में, और आपसे पहला प्रश्न आप पूछांगा कि भाई पशुपालक ऐसो के काम करे कि पशुओं को उत्पादन भी बढ़े और पोषण को कितनो महत्व होवे पशुओं में। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें लगभग 70% जनता अपना जीविकोपार्जन इन्हीं गतिविधियों के ऊपर रहकर निर्भर उनका रहती है। और हालांकि पूरे विश्व भर में भारत का दूध उत्पादन में और पशु गणना के आधार पर अपन बात करें तो प्रथम पायदान पे इसका नंबर आता है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में अपने देश में अधिक पशु होते हुए भी उत्पादकता अपनी कम हो जाए, क्योंकि विकसित देशों में ज़्यादा उत्पादन वाले पशु वहाँ पे उपलब्ध हैं। 40-50 लीटर से ज़्यादा उत्पादन वाले पशु हैं वहाँ, जबकि अपने भारत में 2-3 लीटर दूध वाले पशु ज़्यादातर हर घरों में मिलते हैं। और उसके लिए अच्छे उत्पादन के लिए अपने को पहले ये मुख्य बातों पे ध्यान देना होगा कि वैज्ञानिक तरीके से उसका अच्छा रख रखाव और प्रबंधन किया जाए, उसका अच्छा पोषण, उसको आहार अच्छा दिया जाए, उसको आनुवंशिकी चयन है जो वो अच्छा होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान से हो या प्राकृतिक तरीके से हो, और समय पे उसका उपचार और टीकाकरण अगर उसको दिया जाए तो निश्चित तौर पे उसका उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालक के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसमें आहार एक मुख्य और अहम योगदान आहार का रहता है, क्योंकि आहार लगभग पशु उत्पादन के ऊपर आहार का लगभग 60 से 70% तक उसका खर्च आता है जी। तो अगर आहार अच्छी क्वालिटी का उसको दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आहार का मुख्य उसका कार्य जीवन निर्वाह के लिए होता है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है, उसके प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, उसके उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। और क्योंकि इसके आहार में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन आदि, तो ये सभी अगर संतुलित मात्रा में पशु को अगर मिलेंगे तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। मोटे तौर पे या थंब रूल की बात करें तो प्रति पशु 100 किलोग्राम अगर पशु का वजन है तो उसको लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम, अपनी देसी गाय की बात करें तो 2 से 2.5 किलोग्राम उसको पशु शुष्क या सूखा उसको अलग से चारा देना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। और संकर गाय है और या भैंस है तो उसको 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से उसको देना चाहिए। ये तो रख रखाव के लिए हुआ। बढ़ते हुए पशुओं के लिए जो ग्रोविंग स्टेज में एनिमल्स हैं उनको 1 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन उसको अतिरिक्त राशन की जरूरत पड़ती है। और कार्य करने वाले या प्रजनन करने वाले सांड है उनको भी 1 से 3 किलोग्राम अतिरिक्त राशन अगर दिया जाए तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी। और इसके साथ ही उत्पादन, जो दूध उत्पादन वाले पशु हैं, चाहे गाय है, भैंस है, तो गाय के केस में देखें तो 2 से 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो उसको अतिरिक्त राशन, और भैंस के केस में, गाय के केस में 3 किलो पर 1 किलोग्राम राशन, और भैंस के केस में 2.5 किलोग्राम। जो अपना पशुधन है बी का वजन देखकर भी आप इन्हें आहार दे सका। हाँ। और जितना भी पोषक तत्व जरूरी है वो सब भोजन में मिलेड़ा होना चाहिए, और एक समय बंद जाना चाहिए कि हर समय पर भोजन
अपना बिल्कुल। पशुधन ने मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, पशुपालक जो है आहार को प्रबंधन किया करें जहाँ कि आपने जो शुष्क गाभिन हुए हैं बीकी की देखभाल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, कोई भी पशु जब मादा पशु ब्याने की स्टेज में होता है, अवस्था में होता है, तो उसका अगली ब्यांत में कितना दूध प्रोडक्शन होगा, दूध का उत्पादन कितना रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसको उसके गर्भावस्था के अंतिम 2 या 3 महीने में कितना अतिरिक्त चारा दिया गया है, अतिरिक्त दाना दिया गया है। मतलब गर्भावस्था के अंतिम समय में जितनी अच्छी देखभाल होगी, जितनो अच्छो पोषक तत्व दिए जाओगे, उससे निर्धारित हो सके कि भाई आने वाला समय में अपना जो दुधारू पशु है वो दूध की मात्रा कितनी दे। हाँ, क्योंकि लंबे समय तक अगर अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना है तो अंतिम 2 या 3 महीने तक उसको जो शुष्क अवस्था बोलते हैं, उस दौरान शुष्क अवस्था में पशु को दूध दोहने के लिए नई प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि उसकी दूध की जो ग्रंथ है उसको भी विश्राम चाहिए, जो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसको भी अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है, राशन की आवश्यकता होती है। तो वो जो ऊर्जा अतिरिक्त चाहिए तो वो अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त राशन उसको हमें देना चाहिए। और ये जो पोषण दे रहे हैं वो उसके ब्यात के बाद में लंबे समय तक उत्पादकता बरकरार रखेगा। अन्यथा लगभग 2 या 3 महीने बाद में उसका उत्पादन लेवल कम हो जाता है, तो वो सीधा खामियाजा उसको पशुपालक को आर्थिक तौर पे उठाना पड़ता है। नहीं तो अगर अच्छा उसको राशन देंगे तो 7-8 महीने तक लगभग उसका उत्पादन सही रहेगा, बना रहेगा, बरकरार रहेगा और सीधा सीधा आर्थिक उसको फायदा मिलेगा। शुष्क को मतलब यह है कि डॉक्टर साहब, जब एक गाभिन अपना पशु है, बिना अंतिम चरण में, जो गर्भावस्था का अंतिम चरण है 3-4 महीना, बीच समय दूध नहीं दोहना चाहिए, दूध ने बीका शरीर में ही सूखने देना चाहिए, जिससे कि अगले समय के लिए वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, अधिक उत्पादन करे और बीको जो नवजात शिशु होने वाला है वो भी स्वस्थ तरीका से हो जाए। नवजात के लिए पशु आहार में खीस को कितना महत्व है, कि मतलब नवजात को आहार कैसे होना चाहिए और खीस कितनी जरूरी है? देखिए, ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखा गया कि जब मादा पशु ब्याती है तो उसका जो प्रथम दूध होता है, कोलोस्ट्रम जो बोलेंगे, 3 से 4 दिन तक उसका खीस, हिंदी में खीस बोलते हैं, तो 3 से 4 दिन तक खीस का उत्पादन होता है। वो सबसे अधिक प्रभावशाली, लाभदायी छोटे शिशु, जो नवजात शिशु, उसके लिए होता है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के तत्व होते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और विटामिन की मात्रा अधिक होती है, जो उसके पूरी जिंदगी में बीमारियों से बचाने के लिए काम आता है। और उसको अगर नहीं देंगे तो वो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, कमजोरी आएगी। प्रथम 2 घंटे में उसको लगभग 500 ग्राम खीस उसको मिलना चाहिए और एक दिन में 3 से 4 किलोग्राम तक खीस उसको दी जानी चाहिए। और ये प्रथम 3-4 दिन तक इसका खीस का उत्पादन होता है। और ग्रामीण इलाके में देखा जाता है उस खीस को ग्रामीण बंधु या तो फेंक देते हैं या जमीन में दबा देते हैं। वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अधिक क्षमता होती है उस पशु के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। और इसको उबालना भी नहीं चाहिए और बड़े पशु को भी नहीं देना चाहिए। जो जिसका हक नवजात शिशु को है तो वो उसी को मिलना चाहिए। कभी ऐसा देखा जाता है कि नवजात शिशु की माँ की उस ब्याने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में खीस उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसमें 600 ml के करीब दूध और 300 ml के करीब पानी अच्छा से उबाल के ठंडा करके 1 अंडा फेंटा हुआ और लगभग 5 ml के आसपास अरंडी का तेल मिलाकर उसको दिया जाए तो काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति हो सकती है नवजात बच्चे के लिए। और प्रथम 3 सप्ताह तक उसको लगभग उसकी शरीर के वजन का 10% भाग उसको दूध देना चाहिए। हाँ। तो जब एक गाभिन महिला ने प्रसव किया है तो बी के बाद आपने बी को दूध भी घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई नवजात की भी जरूरत है कि बी ने भी अपनी माँ को दूध मिलना चाहिए। बिल्कुल, पहला हक उसी का है। तो डॉक्टर साहब, जब जी हाँ अकाल है या अभाव की स्थिति हो गई है या फसल अच्छी नहीं हुई है या और कोई प्राकृतिक कारण हो गया है कि अपना जो पशुपालक है वो सही आहार नहीं ला पाए, ऐसे में क्या प्रबंधन करें कि पशुधन भी स्वस्थ रहे और सही आहार भी नहीं मिल जाए? राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में अकाल की बारंबारता रहती आई है और उसका खामियाजा पशुपालकों को सीधा उठाना पड़ता है, क्योंकि उस समय चारे की उपलब्धता नहीं होती है।
चारे की उपलब्धता, हरे चारे की बात कर रहा हूँ, हरा चारा अधिकांश तौर पे या मुख्य तौर पे वर्षा ऋतु में ही उपलब्ध हो पाता है। लेकिन उस समय पशुपालक के पास समय नहीं होता है, क्योंकि अपनी खेती बाड़ी के कार्यों में व्यस्त रहता है और कुछ ज्ञान की मान लो कमी अपन बोल सकते हैं, या उसको ऐसा अनुभव नहीं है, तो उस दौरान जो अधिक उत्पादन चारा का हो रहा है उसको बुरे समय के लिए या अकाल के समय अगर उसको संग्रहित कर लिया जाए तो वो उस समय काम आ सकता है। इसके कई तरह की विधियां हैं, जैसे तूड़ी का उपचार करके भी, सूखा चारा है तो सूखे चारे का तूड़ी का उपचार कर लिया जाए, या हे जो सूखी घास होती है उसकी हे बना ली जाए, और जो चारे का अचार बोलते हैं हरे चारे का साइलेज बनाना, तो साइलेज बना लिया जाए तो बुरे वक्त में काम आ सकता है। साइलेज एक तरह का अचार होता है चारे का, जो मोटे तने वाली फसलें होती है जैसे मक्का, ज्वार और चरी, इस तरह की फसलों के मोटे तने वाली फसलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अवायवीय स्थिति में उसको किण्वन करवाया जाता है और लगभग 2 महीने की तक उसको जमीन के नीचे अवायवीय स्थिति में रखा जाता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिससे कि वो खराब नहीं होता है, खराब नहीं होगा और अपन भविष्य में भी इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, जब अपन पोषक तत्व की बात कर रहे हैं तो पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है अपना पशुधन के लिए, तो पानी किस हिसाब से और किन गुणवत्ता के साथ और समय के निर्धारित आपने करना चाहिए पशु ने देवा से पहले? देखिए, पानी शरीर का एक मुख्य तत्व है, अधिकांश शरीर का भाग पानी के बना होता है, पानी से बना होता है। तो और उत्पादन भी, मान लो दूध उत्पादन की बात करें, दूध में भी अधिकांश पानी होता है, तो और साथ में उसकी पूर्ति करने के लिए तो पानी तो एक अहम हिस्सा है किसी के आहार का जी। और ये एक पोषक तत्व, इस सबसे आदमी या पशु बिना चारा या बिना खाना या बिना भोजन जिंदा रह सकता, लेकिन बिना पानी लंबे समय तक कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो पानी की आवश्यकता शरीर में पड़ती है। ये पानी की आवश्यकता उसके ऋतु के हिसाब से, बॉडी के वेट, जो शरीर का वजन है उसके हिसाब से, उसका उत्पादकता का कौन से लेवल में है और किस उम्र में है, तो उसके ऊपर सभी पे उसका पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। उसको कितना, उसको स्वच्छ, साफ और बीमारी रहित पानी की आवश्यकता हर टाइम, हर समय उसको पानी उसको देना चाहिए। लगभग दिन में 3 से 4 बार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में, 4-5 घंटे के अंतराल के बाद में पानी देना चाहिए, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो पशुपालक ने भाई यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पोषण की जब बात खाने पीने में ध्यान रख रहे हैं तो जल की भी व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए। पशु ने समय समय पर बी की जरूरत के हिसाब से, बी की उम्र और बी का वजन के हिसाब से पानी की मात्रा बी ने पिलाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात आवे है कि आहार में सादे नमक, खनिज लवण और यूरिया को क्या महत्व हो सके हैं पशु आहार में? देखिए, ये ऐसी चीजें जो कम मात्रा में आवश्यक तो होती है, लेकिन इनका शरीर में ज्यादा लाभ होता है। तो अगर ये शरीर में इनकी कमी हो जाएगी या असंतुलन हो जाएगा, ये एक पोषक तत्व का हिस्सा है। अगर ये शरीर में, भोजन में, आहार में कम होगी तो उससे संबंधित उसमें बीमारियां हो जाएगी पशु में। और तो इसलिए प्रति पशु प्रतिदिन लगभग 50 से 60 ग्राम खनिज लवण और सादा नमक उसको देना चाहिए, जिससे कि उसमें, हालांकि खनिज लवण कोई ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व नहीं है, ये एक अकार्बनिक तत्व है, लेकिन इसकी असंतुलन शरीर में होने से कई बीमारियां हो जाती हैं, बीमार भी पड़ सके, बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, आप धर्मेंद्र जी आया और इतनी चौखी जानकारी अपना पशुधन के लिए दी कि पशु ने पोषक तत्व कितना जरूरी है, वी के लिए था को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब थाने भी धन्यवाद करा हाँ, जिन्हें आपने बताया कि हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को आप किया बचाव कर सका हाँ, जिसकी उपचार की तैयारी चल रही है, लेकिन बचाव ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब था को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। हेलो